Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we are doing the economic thoughts जिसमें हम ऑलरेडी मर्केंटाइल कंप्लीट कर चुके हैं, फिजियोक्रेट्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है वो हम कर रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जब मैंने फिजियोक्रेट्स की वीडियो डाली थी तो कमेंट किया था किसी ने कि क्विजनी टेबल जो है वो बतानी है। सो क्विजनी टेबल पे भी एक वीडियो आ जाएगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी एग्जाम्पल के साथ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का टाइम पीरियड काफी था, इट इज फ्रॉम 1776 टू 1890 और कई सारे ऐसे लोग थे। बेसिकली अगर हम बात करें, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो किस में बिलीव करते थे? लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रोसेस में। मतलब इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात की थी ओवर द टाइम। लॉन्ग रन, मेन पॉइंट इज दैट दे टॉक अबाउट लॉन्ग रन सिस्टम। Optimistic about the working of free markets and markets are in some sense optimal mechanism, means free market के बारे में बात करते थे। laziest free policy को अप्लाई किया है एडम स्मिथ, फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ एडम स्मिथ को ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला जाता है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिन्होंने क्या लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 से 1790 तक ये थे और 1776 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। यहां से ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कई बार मैचअप्स में आपको एक साइड इकोनॉमिस्ट के नाम और एक साइड उनकी बुक के नाम दिए होते हैं, ठीक है। डेविड रिकार्डो की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1817 में लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जेएस मिल की बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में। तो ये तीनों इकोनॉमिस्ट हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जाने जाते हैं और इन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली इसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है, ठीक है। डेविड रिकार्डो की बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जेएस मिल की बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ईयर भी गिवन है साथ साथ, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स से और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो रिलेट करते थे, जिन्होंने कई ऐसी चीजें थी जो क्लासिकल से ली और फिर अपनी थ्योरी बनाई, जिसमें नाम आता है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का, जिन्होंने डेमोग्राफिक थ्योरी यूज की बाय द क्लासिकल्स। हेट्रोडॉक्सी वर्सेस ऑर्थोडॉक्सी की बात। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कई क्लासिकल आइडियाज तो बोरो किए बट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द अदर्स, लेकिन बहुत सारे रिजेक्ट भी कर दिए। अब अगर हम देखें एडम स्मिथ को, तो एडम स्मिथ कब से कब तक उन्हें जाना जाता है? 1723 से लेके 1790 तक, और ये है हमारे एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भी हम अगर हम थ्योरी पढ़ें, जो भी थॉट पढ़ें, उनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। सो ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ ये फिलोसफर्स भी थे, प्लस इन्होंने लॉ में भी कुछ लिखा था, रिहोट्रिक एंड इवन एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने काफी कुछ लिखा था। प्रोफेसर थे ये मॉरल फिलोसफी के, कहाँ पे? ग्लासगो यूनिवर्सिटी में। कब से कब तक? 1752 से 1764 तक। प्लस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही क्वेश्चंस पूछते या इकोनॉमिक्स में ही उन्हें इंटरेस्ट था, बाकी सोशल क्वेश्चंस में भी उनका काफी इंटरेस्ट था। प्लस वो इन्फ्लुएंस थे अपने एक टीचर से जिनका नाम था फ्रैंकिस हडसन, और अपने एक पर्सनल फ्रेंड फिलोसफर से जो इकोनॉमिस्ट थे, डेविड ह्यूम। ये तीन चीजें एडम स्मिथ के बारे में। अब आगे इनकी थ्योरी के बारे में समझते हैं। एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑफन ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाई? क्या ऐसे रीजंस हैं जिनसे इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? सबसे पहली बात, इन्होंने प्रीवियस अचीवमेंट्स को और अपनी चीजों को इंटीग्रेट करके चीजों को एक्सप्लेन किया, एक तरीके से एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिस्ट नहीं थे और एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिक्स के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। बहुत लोगों ने बात की थी, लेकिन उसको एक सीक्वेंस में लाने वाले एडम स्मिथ थे, इसलिए उन्हें जाना जाता है एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की? पहला, हाउ मार्केट फंक्शन, मार्केट काम कैसे करती है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑपरेट, व्हाट पॉलिसीज एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी क्या पॉलिसीज लेके आए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़े। हाउ डोमेस्टिक इकोनॉमी इंटरेक्ट विद द अदर्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी, इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रोल फॉर द स्टेट इन द इकोनॉमी, स्टेट का, गवर्नमेंट का क्या रोल है एक इकोनॉमी में। नॉट अ ग्रेट थियोरेटिकल इकोनॉमिस्ट
बहुत बड़े थ्योरी नहीं थी, बट एडवांस थे वो प्राइस थ्योरी में, ग्रोथ थ्योरी में, ट्रेड थ्योरी में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें दी थी, लेकिन जो चीजें भी इन्होंने, जिन भी चीजों के बारे में इन्होंने बात की थी, जिन भी थ्योरीज के बारे में बात की थी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो काफी एडवांस्ड थी। नाउ बिगेस्ट इम्पैक्ट, अगर हम बात करें कि बिगेस्ट इम्पैक्ट इनका किस में पड़ा था, बिगेस्ट इम्पैक्ट जो हुआ था इनकी बुक से या इनकी नॉलेज से, वो हुआ था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे और इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू पे। कि कहा गया कि मार्केट जो होनी चाहिए वो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ही 0% रोल दिया। गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है तुम इंटरवीन करो, लेकिन एक लिमिटेड इंटरवीन होना चाहिए। एक नाइट वॉचमैन की तरह तुम खड़े रहो और देखते रहो कि सारी चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही है। हर चीज में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है। ठीक है। नाउ एडम स्मिथ की अगर हम अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि एडम स्मिथ ने आगे और क्या क्या मेन इकोनॉमिक जो है वो वर्क किए। पहला, उन्होंने इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ नेशन जो बुक है उसके बारे में लिखा 1776 में, और उन्होंने रिहोट्रिक लॉ और इवन एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी लिखा, ये भी हमने पहले समझ लिया है। नाउ सब्जेक्ट एंड मैथोलॉजी ऑफ द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब बात आती है कि इन्होंने क्या क्या चीजें ली, क्या क्या मेथड्स यूज किए इस बुक में चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। पहली चीज उन्होंने बोला इस बुक में कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम है द कॉज ऑफ नेशनल इनकम, जो कंट्री में इनकम जनरेट हो रही है उसका मेन कारण क्या है, क्या क्या फोर्सेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, क्या क्या ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एनकरेज कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें स्मिथ ने जो है वो एक्सप्लेन की अपनी थ्योरी में। नाउ मेथड्स की अगर हम बात करें तो कौन से मेथड्स यूज किए, डिडक्टिव रीजनिंग कंबाइंड विद हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन। अपनी रीजनिंग भी उन्होंने दी कि जर्नल से पर्टिकुलर तक पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस इन्होंने हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन भी दिया कि पहले क्या चीजें थी और उसे हम किस तरीके से आगे रिलेट कर सकते हैं फर्दर चीजों को एक्सप्लेन करने में। नाउ अगर स्मिथ की इकोनॉमिक की पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने कॉन्टेक्सुअल इकोनॉमिक पॉलिसी ली और नॉन कॉन्टेक्सुअल इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताया। सबसे पहले कॉन्टेक्सुअल इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर हम बात करें, सो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस व्हिच आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक थ्योरी, ऐसा नहीं है चीजें सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है, लेकिन उनका हिस्ट्री से, पॉलिटी से और बाकी इंस्टीट्यूशनल क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं उनसे इनका क्या रिलेशन है ये भी बताया। नॉन कॉन्टेक्सुअल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरी, ऐसी थ्योरीज जो सिर्फ इकोनॉमी से ही रिलेट कर रही है, उनका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल क्या बैकग्राउंड है हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें रिकार्डियन वाइस की, जो डेविड रिकार्डो की बात है, उनकी टेंडेंसी थी कि मॉडर्न इकोनॉमी टू डिड्यूस पॉलिसीज कंक्लूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाईली एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल मॉडल्स। इनके बाद जो है वो जितने भी थे वो किसके बेसिस पे थे, थ्योरेटिकल मॉडल्स पे। नाउ स्मिथ की अगर हम अजम्पशन लें कि जब इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताया तो उन्होंने क्या क्या अजम्पशंस रखी हैं कि ये चीजें तो है ही, अज्यूम करके चल रहे हैं। पहला कि ह्यूमन जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, मतलब जो कंज्यूमर है या ह्यूमंस है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है। नाउ रेशनल का मतलब क्या होता है, अगर एक कंज्यूमर रेशनल की बात करें तो कंज्यूमर रेशनल क्या होगा, जब वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करे। एक प्रोड्यूसर रेशनल कब होगा, जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। सोसाइटी कब रेशनल होगी, जब सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा हो। नाउ कंपिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट करेगी, मतलब फ्री मूवमेंट होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का और गवर्नमेंट का कोई ऑब्स्टेकल रहेगा नहीं। ये असम्पशंस एडम स्मिथ ने ली थी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते वक्त। नाउ अगर हम स्मिथ की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो इकोनॉमी में हो रहा है, जो प्राइवेट इंटरेस्ट से किसकी तरफ जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ये सोच के प्रोड्यूस कर रहा है कि इतने सारे लोगों को, सोसाइटी को इससे बेनिफिट होगा। नहीं, वो अपना बेनिफिट समझ के कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है तब वो बना रहा है। अब उससे सोसाइटी को बेनिफिट हो वो बात अलग है। प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट से किसकी तरफ, पब्लिक गुड फॉर सोसाइटी। ठीक है। सो हार्मनी इमर्जेस आउट ऑफ पोटेंशियली कन्फ्लिक्टिंग सेल्फ इंटरेस्ट। जब लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट होता है किसी चीज में तो वो एक हार्मनी की तरफ पूरी सोसाइटी को लेके चलता है।
बस उन्होंने यहाँ पे इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया किसके थ्रू, इनविजिबल हैंड के थ्रू। इनविजिबल हैंड उन्होंने बोला कि मार्केट में एक ऐसा हैंड है जो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो सारे फोर्सेस को चला रहा है। वो देख रहा है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई करनी है, कितने प्राइसेस रखने हैं, वो अपने आप होगा। तो अगर हम स्मिथ के इनविजिबल हैंड की बात करें तो ये एक कोटेशन है जो वेल्थ ऑफ नेशन से ली गई है। ठीक है, ये कोटेशन है, ये आप पढ़ लेना, मैं इसकी पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुकी हूँ टेलीग्राम पे। हम ये देख लेते हैं कि जो इनविजिबल हैंड है उनको मॉडर्न टर्म्स में क्या कहा गया है। ठीक है, ये पूरी बुक के बेसिस पे है, ये सिर्फ कोटेशन के बेस पे नहीं है। मॉडर्न टर्म्स में इनविजिबल हैंड का क्या मतलब है? पहला, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, उनको कोई सोशल गोल में ये नहीं है कि हमें सोसाइटी का भला करना है, हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों का पेट भरे इसलिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। एजेंट्स मैक्सिमाइज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, मतलब प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड, दे प्रेफर इन्वेस्टिंग होम रादर देन अब्रोड। अगर रेट ऑफ रिटर्न दोनों का ही सिमिलर है, चाहे अब्रोड में आप इन्वेस्ट करो चाहे अपने डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट करो, अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न सेम मिल रहा है तो वो प्रेफर करेंगे कि वो अपनी कंट्री में ही इन्वेस्ट करे, क्योंकि सिक्योरिटी है। प्लस फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होगा। प्लस इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म लीड्स टू अ गुड सिचुएशन फॉर द होल सोसाइटी। सिर्फ एक का भला नहीं हो रहा है, पूरी सोसाइटी का भला हो रहा है। क्या क्या भले हो रहे हैं सोसाइटी के? पहला, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड। आपकी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आपकी कंट्री में ही वो कैपिटल रहने वाली है। दूसरी, प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स लोवेस्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं और सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमें बेस्ट, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हमें एडवांटेज मिलेगी। इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, सारे अलग अलग प्राइसेस पे मिल रहे हैं, दे रही है सामान। और नाउ कंज्यूमर प्रेफरेंस आर आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। ओके, नाउ व्हाट इज इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म? अगर हम बात करें इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म किसके इक्वल है, क्या मतलब है? सो इनविजिबल हैंड का मतलब है प्रोसेस ऑफ मार्केट कंपटीशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मार्केट कंपटीशन। हम कहते हैं कि मार्केट में एक ये हेड है, वो अपने आप मार्केट फोर्सेस को चला रहा है और वो बता रहा है कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से प्राइस और उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइन हो रही है। तो मार्केट में ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिविजुअल है, मार्केट में तो सम ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन रहता है अमंग द कैपिटलिस्ट। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो ऐसी कॉमोडिटी लेके आएंगे जो मिनिमल कॉस्ट पे हो, जो एटलीस्ट उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कवर कर सके। मतलब अगर 10 प्रोड्यूसर हैं तो 10 प्रोड्यूसर अपनी अपनी बेटर कॉस्ट को ध्यान रखेंगे, लेस कॉस्ट को ध्यान रखेंगे, और उससे फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही होगा। ठीक है, अगर ये तो मार्केट में भी आता है कि अगर प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आ रहा है तो बहुत सारी फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाती है, प्रॉफिट वापस वहीं आ जाता है। क्योंकि अगर इतनी सारी फर्म्स मार्केट में आ रही है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली गिरेगी, और सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, जिससे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैपिटलिस्ट जो है वो प्रॉफिट मोटिव से चलता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस कमोडिटीज दैट आर डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का तो रोल नहीं है, तो जो कंज्यूमर को पसंद है वो एक प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करेगा। नाउ कैपिटल एक्यूमुलेट कैपिटल एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई। कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल को एक्यूमुलेट करके रखेंगे और हमारा इससे रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये है हमारा इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ स्मिथ्स आर्ग्यूमेंट फॉर लेजियस फ्री। स्मिथ ने जो इतनी लड़ाई करी, लेजियस फ्री होनी चाहिए, लेजियस फ्री होनी चाहिए, उस लेजियस फ्री का मतलब क्या है? नाउ लेजियस फ्री एक फ्रेंच वर्ड है जिसका लिटरली अगर मतलब देखें तो उसका होता है लेट देम डू, जो हो रहा है उसे, जो कर रहा है करने दो, बट इट ब्रॉडली इंप्लाइज लेट इट बी। ठीक है, लेट देम डू एज दे विल और लीव इट अलोन, जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। सो इट शोज दैट देयर इज अ फ्री मार्केट, जो किसके ऊपर बेस्ड है, विद नो या फिर मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन। ऐसा नहीं है कि स्टेट का बिल्कुल ही इंटरवीन खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, और वो जहां जहां रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, डिड नॉट प्रूव रिग्रेसली दैट मार्केट विदाउट इंटरवेंशन लीड टू द बेस्ट पॉसिबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऐसा भी नहीं है कि उनका सिर्फ ध्यान इसी चीज को प्रूव करने में था कि गवर्नमेंट हो ही ना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, it did not prove that producer employ the optimal combination of factors of production or the consumer buy the optimal bundle of commodity। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना कर रही है तो प्रोड्यूसर जो है वो अपने ऑप्टिमल तरीके से काम कर रहा है, कंज्यूमर भी अपने ऑप्टिमल वे से काम कर रहा है। लेकिन पॉइंट क्या आता है कि कुछ स्टेप्स जो है वो जरूरी होते हैं कि प्राइसेस थोड़े कम रहे, ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो। मोनोपोली के ये बिल्कुल अगेंस्ट है, वो कहते थे कि मोनोपोली से हमेशा प्राइस बढ़ेंगे ही, एक ही बंदा है सेल करने वाला, एक ही सेलर है सेल करने वाला, वो तो प्राइसेस हाई लेगा ही।
नेक्स्ट, रिव्यूड पास्ट मर्केंटलिस्ट रेगुलेशंस एंड एनालाइज देयर इनएफिशिएंसी। पास्ट मर्केंटलिस्ट थ्योरी को भी रिवाइज करा उन्होंने, पढ़ा उन्होंने, एनालाइज किया कि उनमें क्या इनएफिशिएंसी थी, उस चीज को इन्होंने फुलफिल किया। नाउ स्मिथ क्यों कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह है, एक मिनिमल रोल है? इसलिए एडम स्मिथ क्या एडवोकेट करते हैं कि सिर्फ जो क्वालिफाइड लेजियस फ्री पॉलिसी है, ही सो सम एक्सेप्शंस फ्रॉम लेजियस फ्री। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। क्या क्या एक्सेप्शन रखी कि सिस्टम ऑफ जस्टिस कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। नेशनल डिफेंस के बारे में बात कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। क्वाजी पब्लिक गुड्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, केनाल्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, बेसिक एजुकेशन है, कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट पूरा करेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। गवर्नमेंट का तो रोल है, मिनिमल रोल है लेकिन। ठीक है, नाउ स्मिथ इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्मिथ की बातों का इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहला इट प्रोवाइड अ डिटेल्ड एनालिसिस, और उन्होंने पूरी डिटेल एनालिसिस दी और उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जो बेनिफिट है मार्केट का और जो प्रोसेस है कंपटीशन का, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन चीजों को उन्होंने बताया, एनालाइज करके बताया। लेजर्स फ्री पॉलिसी को पूरा सपोर्ट किया, इन्फ्लुएंस किया थ्योरी को and the practice of economic policies in England and even the whole industrialized world from 19th century, especially in US. अगर हम आगे बात करें तो लेजियस फ्री पॉलिसी को देखा गया एज एन इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। मतलब हर कोई अब जो है लेजियस फ्री पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था। पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस चीज को प्रमोट किया जा रहा था। और पावर ऑफ इकोनॉमिक आइडिया, इस इकोनॉमिक आइडिया की क्या पावर थी, किस वजह से? कंपेयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक्स। कि आपके पास अगर पहले से कोई थ्योरी है और उसके अलावा जो नई थ्योरी आई है, आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ही बात करोगे ना, तभी तो आप ये बता सकते हो कि कौन सी बेटर है और कौन सी बेटर नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट आर द थ्योरेटिकल अचीवमेंट्स ऑफ एडम स्मिथ? अगर एडम स्मिथ की बात करें तो उन्होंने किन किन चीजों के बारे में बात की, उनकी क्या क्या अचीवमेंट थी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? सो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उनकी वैल्यू थ्योरी, लेबर थ्योरी भी कहते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ये 4 थ्योरी है जिनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको। ठीक है, एक बार अगर ये सारी चीजें पढ़नी है तो टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, सॉरी एनटीए नेट इकोनॉमिक्स 2020 के नाम से चैनल है, एनटीए नेट इकोनॉमिक्स 2020। ठीक है, और अभी से ही इतने फेक चैनल बन गए हैं। हालांकि मेरे इतने कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन तभी अभी से फेक चैनल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं लोगों ने, जो सारे कंटेंट जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सो मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरे चैनल में टोटल 291 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, सो जाके ये देखो और इस चैनल में आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। हमेशा सेफ रहें, हंसते रहे, खुश रहे, कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें।